नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य दबा दें और साथ में याद रखें कि पत्रम पुष्पम की सहायता से ही जयपुर डायलॉग्स चलता है, तो उसका विशेष ध्यान रखें, अनुग्रह जारी रखें। बात करते हैं सड़ जी की। और सड़ जी जो है वो नित्य नई समस्या से जूझते जा रहे हैं। अब एक और नई समस्या आ गई। वो नई समस्या ये आ गई है कि CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने दिल्ली सरकार के द्वारा बनवाए गए हमारे सड़ जी के शीश महल का स्पेशल ऑडिट ऑर्डर कर दिया है। अब ये स्पेशल ऑडिट क्या होता है आपको मैं बताता हूँ थोड़ा सा CAG के बारे में। वैसे इसके पहले बैकग्राउंड में चले जाएं कि आपको ध्यान है कि जब ये शीश महल का स्कैंडल फटा था तो उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर ने रिपोर्ट मांगी थी चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार से। चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने अपनी 27 अप्रैल को रिपोर्ट दे दी थी और उसमें जो उन्होंने बताया था वो बड़ा गंभीर था। स्पेशली ये बताया गया था कि भाई जो भी ये कार्यक्रम किया गया है इसकी जो अनुमति जो सैंक्शन होती है, जो इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन होती है, फाइनेंशियल सैंक्शन होती है, अब 10 करोड़ से ऊपर के कार्य की जो सैंक्शंस हैं वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी PWD देता है। तो इन्होंने क्या किया कि उसके नीचे की जो सैंक्शन है जो चीफ इंजीनियर इत्यादि के स्तर की होती है, तो इन्होंने सैंक्शंस ली मंत्री जी की सहमति से, वो 10 करोड़ से नीचे की ली। और पहले जो इनिशियल एस्टीमेट बताया गया वो बताया गया कि साहब इसका 15 करोड़ इनिशियल एस्टीमेट है और सैंक्शन किस चीज़ की ली गई? रेनोवेशन की। समझ रहे हैं आप? रेनोवेशन का मतलब होता है कि भाई वही जो बिल्डिंग है उसी में कुछ रद्दो-बदल कर सकते हैं, कुछ थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, उसमें नया रंग रोगन कर सकते हैं, उसमें नया फर्नीचर लगा सकते हैं, उसमें नए AC लगा सकते हैं, अगर अलग अलग AC लगे हों तो सेंट्रल AC प्लांट लगा सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। ये सब आते हैं रेनोवेशन की तारीफ में। लेकिन हुआ क्या? पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है नई बनाई गई और उसके बाद पुरानी गिरा दी गई और ख़र्चा हुआ जाके 53 करोड़। 53 करोड़ खर्चा हुआ। और उस 53 करोड़ के बारे में जो आपने विस्तार से सुना है कि भाई किस तरह से 1-1 लाख रुपए के पर्दे और 3-3 लाख रुपए के टीवी और इम्पोर्टेड मार्बल टाइल्स वियतनाम वाली, वो सारी की सारी आपने सुनी है कहानी। तो उस पर मैं ज़्यादा नहीं जा रहा। मैं तो आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जब ये 27 मई को नरेश कुमार चीफ सेक्रेटरी ने ये रिपोर्ट दे दी लेफ्टिनेंट गवर्नर को, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 24 मई को एक चिट्ठी लिखी MHA यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, क्योंकि आपको जानकारी होनी चाहिए कि यूटीज़ जितनी भी हैं, यूनियन टेरिटरीज़, जिसमें कि दिल्ली भी एक यूटी है, हालांकि उसको थोड़ा सा स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है। उसी के कारण आपको पता है कि हमारे सड़ जी जो थे वो कितने उछलते थे और उछल उछल के उन्होंने एक प्रकार से अपने आप को एक पूरी तरह से फुल फ्लेज्ड चीफ मिनिस्टर की तरह एक्ट करना आरंभ कर दिया था, जिसके लिए उनके पर कतरने पड़े। और ये जो ऑर्डिनेंस अभी अभी लाया गया है जिसको लेके झगड़ा कर रहे हैं वो कांग्रेस से, वो भी इसी का परिणाम है। चलिए वो तो अलग बात है। लेकिन ये इसमें क्या हुआ कि 24 मई को MHA को पत्र लिख देते हैं LG, जिसके बाद MHA जो है वो CAG से रिक्वेस्ट करता है स्पेशल ऑडिट की, और फिर CAG स्पेशल ऑडिट करता है और करना आरंभ कर दिया है, जो कि समाचार अब आया है। अब आप कहेंगे कि भाई इसमें समस्या क्या है? समस्या है इसमें क्योंकि स्पेशल ऑडिट जो होता है वो केवल रेगुलर ऑडिट के अतिरिक्त भी होता है, वो प्रोपराइटरी ऑडिट भी होता है। आप कहेंगे कोई इनमें दोनों में अंतर क्या है? मैं इनमें दोनों में अंतर समझाता हूँ कि जो प्रोपराइटरी ऑडिट होता है वो यह भी देखता है कि किसी भी कार्य को जो किया जा रहा है उस कार्य का उस कार्य की आवश्यकता है भी या नहीं भी है। जो रेगुलर ऑडिट होता है वो केवल ये देखता है कि भाई क्या खर्चा किया गया, जो खर्चा किया गया उसकी जो प्रोसीजर हैं वो सारे के सारे फॉलो किए गए या नहीं किए गए,
इत्यादि इत्यादि। तो जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको बता दूं कि अगर रेगुलर ऑडिट जिसका ये कह रहे हैं, क्योंकि जो रिस्पांस आया है वो कह रहे हैं कि साहब इसका ऑडिट पहले ही हो चुका है। जी हाँ, रेगुलर ऑडिट हो चुका होगा इसका, और रेगुलर ऑडिट में आपने जो दिया होगा वहाँ पर जो भी आपने सबमिट किया होगा आंकड़ा उसके अनुसार किया होगा। उन्होंने जानकर ये जानने का प्रयास नहीं किया होगा, जो कि प्रोप्राइटरी ऑडिट में किया जाता है। प्रोप्राइटरी ऑडिट में कई बार इंस्पेक्शन भी किया जाता है। प्रोप्राइटरी ऑडिट में ये पता किया जाता है कि भाई जो बताया जा रहा है वो उसकी आवश्यकता भी थी या नहीं थी, उसकी जो जिसको हम कह सकते हैं कि प्रॉपराइटी, यानी प्रॉपराइटी को हिंदी में कहेंगे कि उसकी जो ये कहें कि वैल्यूज़ जिसको बोलते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं थीं या नहीं थी। तो अब वो आवश्यकताओं पर और उनकी आवश्यकताओं के जस्टिफिकेशन पर जाती है प्रोप्राइटरी ऑडिट। यानी जैसा मैंने बताया कि वो ये देखेगी जाके कि भाई ये जो बनाया गया है यहाँ पर इसकी आवश्यकता भी थी या नहीं थी, और यदि आवश्यकता भी थी तो जो इस पर खर्चा किया गया है उस तरह के जो स्पेसिफिकेशंस बनाए गए हैं विशेष तौर से उनकी आवश्यकता थी या नहीं थी। तो ये जब वो देखेंगे तब वो पाएंगे कि सबसे पहले तो वहाँ जाकर इंस्पेक्शन करेंगे तो पाएंगे कि जो सैंक्शन ली गई हैं वो टुकड़ों में ली गई हैं। 10-10 करोड़ से नीचे के जो टुकड़ों में सैंक्शन ली गई हैं वह किसी भी तरह से इस प्रोप्राइटरी यानी ये प्रोप्राइटरी ऑडिट में स्टैंड नहीं करेंगी। उसके बाद जब वो देखेंगे जाके कि भाई ये जो सैंक्शन ली गई है वो रेनोवेशन के लिए ली गई है और यहाँ पर तो नई बिल्डिंग खड़ी हुई है, तो ये पूरी तरह से एक भ्रष्टाचार का मामला बन जाएगा, अनैतिकता का मामला बन जाएगा। प्रोप्राइटरी ऑडिट जो है वो नैतिकता भी देखता है। यद्यपि ये जो प्रोप्राइटरी ऑडिट वाला जो सारा का सारा मामला है वो आप ये देखें कि ये भी कई बार जब मैं सर्विस में था तो मैंने इसका विरोध भी किया था। मैंने कहा था कि भाई CAG जो है ये अकाउंटिंग बॉडी है और किसी भी आवश्यकता का विवेचन करना इसका काम नहीं है। लेकिन सरकार की गफलत से कहें या जानबूझकर सरकार ने इसको निगलेक्ट किया, उसके कारण जो प्रपोज किए गए थे नियम, वो नियम जो हैं वो ऑटोमेटिक पास हो गए बिना किसी पार्लियामेंट्री स्क्रूटिनी के। लेकिन आज की स्थिति में तो वह है, तो जब वो प्रोप्राइटरी ऑडिट करेगा तो ये पाएगा। अब इसके विरोध में क्या कह रहे हैं हमारे सर जी और उनके लोग, हाँ जी ये देखिए साहब कि 90 करोड़ जो है वो प्राइम मिनिस्टर के रेजिडेंस के रेनोवेशन पर खर्च हुआ। भाई वो 90 करोड़ प्रॉपरली सैंक्शनड है, एक बात। दूसरी बात, वहाँ रेनोवेशन ही हुआ है, वहाँ नई बिल्डिंग नहीं बनी है। तीसरी बात, उस रेनोवेशन में किसी थर्ड पार्टी का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन और जो सबसे बड़ी आपत्ति, जो सबसे बड़ा अनैतिक कार्य जो सामने आ रहा है सर जी के इस शीश महल में, वो यह आ रहा है कि PWD की फाइलों में अनेकों स्थान पर ये लिखा गया है कि भाई ये जो पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन है या ये जो विशेष ब्रांड है ये सब हम मैडम CM के निर्देशों पर ले रहे हैं। यानी कि जो टाइल यहाँ अच्छे से अच्छी मिल जाती है तो 300, 400, 500 रुपये स्क्वायर फीट में, उनको छोड़ के 1500 रुपये स्क्वायर फीट का मार्बल वियतनाम से यदि मंगाया जा रहा है तो इसकी क्या आवश्यकता है। ये पूरा का पूरा जो जस्टिफिकेशन है वो ये बताया गया है कि साहब ये मैडम CM के आदेशों के अनुसार किया जा रहा है। अब मैडम CM जो है उनकी कोई भी किसी भी प्रकार की कोई संवैधानिक स्थिति तो है नहीं, कोई किसी भी प्रकार की कोई कानूनी स्थिति भी नहीं है। तो जब ये मैडम CM का नाम आएगा तो भाई किस तरह से आप सर जी जस्टिफाई करोगे, आप तो उसमें फंसोगे ही फंसोगे, बच नहीं सकते इस मामले में। ये अलग बात है कि जो CAG के जो ऑब्जेक्शंस होते हैं या जो पैरा बनते हैं जिनको हम बोलते हैं, ऑडिट पैरा जो बनते हैं, वो फिर जाते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में।
तो अब ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जाएंगे तो भाई पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नॉर्मली जो है उसका चेयरमैन जो विपक्ष का नेता होता है वो होता है और वो असेंबली की होती है, वो तय करती है फाइनली। अब इनका ये कहना है कि भाई हमारे यहाँ तो अकाउंटेंट जनरल पहले से ही है, उसने कर लिया। तो भाई अकाउंटेंट जनरल भी तो सीएजी का ही पार्ट है, और सीएजी यदि चाहे तो उसके ऊपर जो अपना उनका अकाउंटेंट जनरल जो उनका एक स्टेट लेवल का एक हेड होता है, उसके ऊपर तो वो ऑर्डर कर ही सकते हैं ना भाई, इसमें कहाँ समस्या आ गई। दूसरी बात कहते हैं यहाँ 90 करोड़ वाली बात बताई मैंने वो प्रधानमंत्री की, तो 90 करोड़ वाली प्रधानमंत्री की तो बहुत सरल उसका एक उसकी सरल व्याख्या है कि भाई प्रधानमंत्री जो है उनके यहाँ स्पेशल एटम बॉम्ब शेल्टर बनाई जाती है और एक ये स्पेशल कमांड एंड कंट्रोल वहाँ बनाया जाता है जो कि परमाणु युद्ध के समय कार्य आता है, ये वहाँ बनता है। तो उसके लिए तो मेरे विचार से 90 करोड़ कम ही हैं, अधिक लगें तो भी कोई बात नहीं है। जैसे कि प्रधानमंत्री के लिए, प्रधानमंत्री को विदेश की यात्राएं करनी होती हैं, देश का प्रतिनिधित्व करना होता है, तो उनके लिए एयरफोर्स 1 नाम का जहाज़ भी लिया गया है और वो सैकड़ों करोड़ का है। तो प्रधानमंत्री से एक यूनियन टेरिटरी का चीफ मिनिस्टर, मैं तो कई बार कह चुका हूँ, कह के हार गया हूँ कि भैया इसका नाम जो है चीफ मिनिस्टर से चेंज करो, इसको फर्स्ट मिनिस्टर बोलो, प्रथम मंत्री बोलो। यूटी का चीफ मिनिस्टर किसी भी पूर्ण राज्य के चीफ मिनिस्टर के बराबर नहीं होना चाहिए, नाम बदलो इसका। इस नाम से ही बहुत समस्या हो जाती है, इस नाम से जो है एक भावना आ जाती है इनमें, हमारे भाई साहब सड़जी में, कि वो जो है वो बाकी सारे चीफ मिनिस्टर्स के बराबर हैं, जबकि है नहीं। फिर बोलते हैं कि भाई आपने आसाम के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ क्या किया, आपने व्यापम घोटाले में क्या किया, आपने रफाल में क्या किया। अरे भैया ये सारे के सारे तो सुप्रीम कोर्ट ख़त्म कर चुका है, अब कौन से तुम जो है वो पुराने लकीर पीट रहे हो यार। तो भाई सड़जी अब आप तैयार हो जाओ। सड़जी जो है अब बहुत सारी समस्याओं से उलझ रहे हैं, लेकिन एक अच्छी बात अवश्य है कि सड़जी जो है वो कांग्रेस से जब तक लड़ते रहेंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि बीजेपी उनका कुछ करेगी। तो कांग्रेस से लड़ते रहो सड़जी, और बाकी अपनी समस्याओं से जूझते रहो, और ऑर्डिनेंस तो पास हो जाएगा बिल बन के, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। आप तो लड़े जाओ कांग्रेस से, जिससे कि जेल जाने से बच जाओ। जय हिंद, वंदे मातरम।